नमस्ते, आप सबों का हमारी चैनल पर स्वागत है। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन की कड़ी में अगला जो आर्टिकल है आर्टिकल 21 जिसमें डिटेंशन की बात कही गई है उसके बारे में हम जानेंगे। दो तरह के डिटेंशन की बात की गई है, एक प्यूनिटिव डिटेंशन और एक प्रिवेंटिव डिटेंशन। दोनों को आज देखेंगे, जानेंगे। दोनों आर्टिकल 22 में ही है। इसके बाद हम देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, हम देखेंगे कि पीटी में आर्टिकल 22 से किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। एक सवाल हम डिस्कस करेंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि बारीकियों को कैसे देखना है, कहाँ रुक के पढ़ना है, किसे ध्यान से देखना है। और मेंस में भी आर्टिकल 22 से जो रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं यूपीएससी में, उसको भी हम आज एक सवाल को देखेंगे। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, फिर लास्ट में हम लोग पीवाईक्यू करेंगे। आर्टिकल 22 में दो पार्ट जो मैंने आपको बताया कि एक है आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन और दूसरा है प्यूनिटिव डिटेंशन। तो शुरुआत प्यूनिटिव डिटेंशन से है। प्यूनिटिव डिटेंशन का मतलब होता है आफ्टर द क्राइम हैज बीन कमिटेड। क्राइम हो चुका है, उसके बाद आप सजा के रूप में प्यूनिटिव डिटेंशन उसको अरेस्ट कर रहे हो, व्यक्ति को अरेस्ट कर रहे हो। और प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है कि अभी क्राइम हुआ नहीं है, बट फ्यूचर में अगर उस व्यक्ति को फ्री छोड़ा गया तो वो कोई क्राइम कमिट कर सकता है। तो प्रिकॉशनरी मेजर शक के आधार पे आप किसी व्यक्ति को डिटेन करते हो ताकि उसे फ्री किया जाए। तो हो सकता है सोशल सिक्योरिटी थ्रेट हो जाए, समाज के लिए वो थ्रेट हो जाए, अपराध हो जाए। उसको रोकने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन का उपयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें आप देखिए कि आर्टिकल 21 और 22 दोनों को क्लब करके पढ़ने की आवश्यकता है, दोनों को क्लब करने की जरूरत है। क्योंकि आर्टिकल 21, इनफैक्ट आर्टिकल 19 से 22 सारे एक साथ आपको पढ़ने हैं। इसमें आपको फ्रीडम के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 20 आपको राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी देता है। लेकिन आर्टिकल 22, अगर वो लिबर्टी आपका कर्टेल होता है, आपको अरेस्ट किया जाता है, आपको बिहाइंड द बार भेज दिया जाता है या डिटेन किया जाता है, तो इसमें प्रोसीजरल सेफगार्ड की बात की गई है कि कैसे आप कोई स्टेट किसी व्यक्ति के लिबर्टी को छीन सकता है। क्या प्रोसीजरल सेफगार्ड है आर्टिकल 22 में, वो हम लोग देखते हैं। तो प्यूनिटिव डिटेंशन जैसे मैंने बताया, फर्स्ट जो आर्टिकल 22 के जो क्लॉजेज हैं, आर्टिकल 22 की अगर बात करेंगे हम, ट्वेंटी टू में जो सब क्लॉज है 1 और सब क्लॉज 2, 22 सब क्लॉज 2, इस दोनों में प्यूनिटिव डिटेंशन की बात की गई है। इसमें जो प्रोसीजरल सेफगार्ड है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जब आपको अरेस्ट किया जाता है तो आपके पास कुछ राइट्स हैं। जो प्रोसीजरल सेफगार्ड्स की जो हम बात कर रहे थे आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 में, ये कुछ सेफगार्ड्स हैं कि ऐसे किसी को व्यक्ति को भी अरेस्ट करेंगे तो उसके भी कुछ राइट्स हैं, कुछ उसके अधिकार हैं जिसको प्रोटेक्शन होना चाहिए। यानी राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, यानी किस आधार पे आपको अरेस्ट किया गया है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, किस ग्राउंड पे आपको अरेस्ट किया गया है, आपको राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है। बिना ग्राउंड के आप कैसे अरेस्ट कर देंगे? तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, जो इंडिविजुअल पर्सन जिसकी लिबर्टी कर्टेल किए हैं, राइट टू लीगल काउंसिल, यानी अपनी मर्जी का वकील रखने का अधिकार है आपको। राइट टू लीगल काउंसिल, अपने आप को डिफेंड करने का, अपना पक्ष रखने के लिए, अपने बात को रखने के लिए आप अपने मनपसंद के एडवोकेट को, वकील को आप रखेंगे। फिर नेक्स्ट है 24 आवर रूल। पुलिस अगर आपको अरेस्ट करती है, 24 आवर से ज्यादा पुलिस अपने कस्टडी में नहीं रखेगी। विद इन 24 आवर इंक्लूडिंग जर्नी टाइम, 24 आवर एक्सीड हो सकता है, एक्सक्लूडिंग जर्नी टाइम है 24 आवर्स। अगर मान लीजिए किसी कन्याकुमारी से किसी व्यक्ति को अरेस्ट करके पटना लेके आया जा रहा है तो जर्नी टाइम में ही 24 घंटे निकल जाएंगे, तो फिर 24 घंटे का रूल कैसे लागू होगा? इसलिए एक्सक्लूडिंग जर्नी टाइम 24 आवर के अंदर आपको पुलिस ने आपको अरेस्ट किया है। पुलिस इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। अब ये अरेस्ट जस्टिफाइड है या नहीं, ये काम किसका है, कौन डिसाइड करेगा? तो सेपरेशन ऑफ पावर के तहत जुडिशियरी का ये पावर है। एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति, इंडिपेंडेंट सेपरेशन ऑफ पावर जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच में होता है। एग्जीक्यूटिव का व्यक्ति अरेस्ट किया, वो व्यक्ति उसको कहां लेके जाएगा? जुडिशियरी के पास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास। नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट जो है, मैजिस्ट्रेट है, उसके पास लेके जाएगा। वो मैजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि इसको फर्दर अरेस्ट में रखा जाए या छोड़ दिया जाए। 24 आवर रूल। तो 24 आवर के बाद हो सकता है आपका जज कहे कि इसको आप छोड़ दीजिए,
आप फ्री हैं, तो फ्री है। नेक्स्ट जो है कि राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर मैजिस्ट्रेट, तो उसी के तहत है। और एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से आया है कि राइट टू हैव स्पीडी ट्रायल, मतलब बहुत फास्ट ट्रैक पे आपका ट्रायल हो, ताकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं हो, इसलिए राइट टू स्पीडी ट्रायल भी अरेस्टेड व्यक्ति का राइट है, फंडामेंटल राइट है। अंडर आर्टिकल 21 के अंतर्गत स्पीडी ट्रायल भी आ जाता है। अब डिटेंशन में प्रोटेक्शंस क्या क्या हैं, तो उसमें जो अगर आप बात करेंगे तो नो आर्बिट्ररी डिटेंशन। आर्बिट्ररी मनमाने ढंग से पुलिस अगर चाहे तो किसी को अरेस्ट कर ले, ये ऐसा नहीं है। लॉफुल होना चाहिए, कानून के आधार पे होना चाहिए, कानून की किसी धारा का उल्लंघन किया है तभी आपको डिटेन किया गया है। प्यूनिटिव डिटेंशन की ही बात कर रहे हैं। और आपको चैलेंज करने का भी अधिकार है, उस डिटेंशन को आप चैलेंज कर सकते हैं, पुलिस के एक्शन को आप चैलेंज कर सकते हैं, ये भी आपको राइट है। तो ये सब आपके एसेंशियल प्रोटेक्शन इन डिटेक्शन है, आपके राइट्स हैं। इंडिविजुअल व्यक्ति जो अरेस्ट हुआ है उसको भी सेफ गार्ड किए गए हैं कि इतनी आसानी से किसी व्यक्ति का आर्टिकल 21 आप छीन नहीं सकते हो, फ्रीडम आप उसका छीन नहीं सकते हो। इनफैक्ट 21 में लिबर्टी कर्टेल हो रहा है, और 19 में जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है वो भी तो कर्टेल हो गया। तो 19 और 20 दोनों का वायलेशन अगर किसी व्यक्ति को आप जेल में रख देते हैं तो। अब हम लोग देखते हैं कि जो 22(3) है, इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इससे जो PYQ जो पूछा गया था यूपीएससी में, इस 22(3) से भी रिलेटेड है, 22(3) से भी रिलेटेड है। तो जो प्रोटेक्शन अंडर जो 21 और 22 में जो दिया गया है, इसमें एक्सेप्शन रखा गया है कि कुछ व्यक्तियों को 22(1) और 22 के तहत जो प्रोटेक्शन है वो नहीं मिलेगा। किसे नहीं मिलेगा? तो एनिमी एलियंस। एनिमी एलियंस का मतलब क्या है? सिटीजन्स ऑफ ए कंट्री एट वॉर विथ इंडिया, लाइक पाकिस्तान का कोई व्यक्ति है, उसको आपको ये प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलेगा। 24 आवर्स वाले जो रूल हैं, राइट टू हैव एडवोकेट, ये सब रखने का मतलब आपको वो अधिकार नहीं है, उससे आपको वंचित किया जा सकता है। लेकिन इंडिया, आप जानते हैं कि बड़े दिल वाले हम लोग हैं। 2008 में बॉम्बे पे अटैक हुआ था, उसमें जो टेररिस्ट पकड़ा गया था अजमल कसाब, पहले तो उसने लीगल हेल्प लेने से मना कर दिया। उसने कहा कि मेरी कंट्री से सपोर्ट आ जाएगा, पाकिस्तान से सपोर्ट आ जाएगा, लेकिन शायद उसकी गलतफहमी थी, पाकिस्तान से कोई हेल्प उसे नहीं मिला। जब पाकिस्तान से कोई हेल्प नहीं मिला तो फाइनली वो हार के रिक्वेस्ट किया कि मुझे लीगल काउंसिल दिया जाए, मुझे भी डिफेंड करने का मौका दिया जाए, तो उसे प्रोवाइड हमने कराया। इवन वो एनिमी एलियन है, फिर भी हमने उसको एडवोकेट दिया, क्योंकि उसका राइट है, नेचुरल राइट आप कह सकते हैं कि राइट टू बी हर्ड, उसका पक्ष को सुनने का आपको अधिकार है, भले ही उसने कितने भी जघन्य अपराध किए। तो एनिमी एलियंस को नहीं है। और जो व्यक्ति प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ जो पार्लियामेंट ने बनाया है, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटीज एक्ट, टाडा, पोटा, मीसा पुराने टाइम पे जो आया था, अभी यूएपीए है, और एनएसए नेशनल सिक्योरिटीज एक्ट, इसमें आपको जो अगर आपको अरेस्ट किया गया है तो 24 आवर्स रूल अप्लाई नहीं होता है। मैजिस्ट्रेट के पास, नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाना ये आपका अधिकार नहीं है। ये सारे चीजें आपके अधिकार सीमित हो जाते हैं। दो एक्सेप्शन है, एनिमी एलियंस वाले केस में और प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत अगर आपको डिटेन किया गया है तो उसमें आपको ट्रायल, ये डिटेंशन जो होता है विदाउट ट्रायल, इसमें जुडिशरी के पास ट्रायल के लिए आपको लेके नहीं जाया जाता है, आपको अरेस्ट कर लिया जाता है। विदाउट ट्रायल आपको प्रिवेंटिव डिटेन कर लिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी आप देखेंगे कि लद्दाख से सोनम वांगचुक को डिटेन किया गया है एनएसए नेशनल सिक्योरिटीज एक्ट के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल अभी आपको मैंने बता ही दिया। प्यूनिटिव डिटेंशन का जो उदाहरण, अगर आप उदाहरण से समझना चाहते हैं तो कोई भी अपराध अगर किसी व्यक्ति ने किया है, मान लीजिए चोरी किया है, किसी के यहाँ डाका डाला है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, ये सारे में आपको क्या होगा कि आपका ट्रायल होगा, पुलिस आपको कस्टडी में लेगी, मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाएगी, आपको फर्दर रखा जाएगा, उसको लॉयर प्रोवाइड किया जाएगा, ट्रायल होगा, ट्रायल के बाद उसको सजा दी जाएगी, और सजा के आधार पे उसको जेल में रखा जाएगा। अपराध किया है आपने, अपराध प्रूफ भी हो चुका है कोर्ट में, फिर उसके बाद आपको सजा सुनाई गई है, तो ये प्यूनिटिव डिटेंशन के एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। अब हम लोग आ जाते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन बिफोर क्राइम, कीपिंग सोसाइटी सेफ, आर्टिकल 22(4) से 22(7), बाकी जो भी इस आर्टिकल में सब क्लॉजेज हैं 4 to 7, ये सारे प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करते हैं। तो
इसमें जो जैसे आप देख सकते हैं कि पब्लिक सेफ्टी मतलब सोशल सेफ्टी के आधार पे पब्लिक ऑर्डर बना रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर बना रहे हैं, इस आधार पे किसी व्यक्ति को आप डिटेन कर सकते हैं। इसको लेके काफी विवाद हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि आजाद देश में एक डेमोक्रेटिक नेशन में ये एंटी डेमोक्रेटिक लॉ एग्जीक्यूटिव के हाथ में इतना ज्यादा आर्बिट्ररी पावर दे देना, दिस इज अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स प्रिंसिपल, अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, शायद ही ऐसा कोई देश है जहां से हमने इंस्पिरेशन लिया है, जैसे इंग्लैंड है या फिर यूएसए है। कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात नहीं है। हाँ, पीस टाइम पे नहीं है, लेकिन वॉर टाइम पे वो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में है। दिस इज रियली कि डेमोक्रेसी में ये एक इतना बड़ा पावर एग्जीक्यूटिव के पास देना जिससे आपके फंडामेंटल राइट कर्टेल हो जाए, ये अपने आप में एक सवाल है और इसके ऊपर डिबेट भी हुआ था काफी। लेकिन एक जो समझ बनी कि हमारा देश अभी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री है, इसके यूनिटी और इंटेग्रिटी को प्रिजर्व करने के लिए बहुत जरूरी है कि एग्जीक्यूटिव के पास एक पावर हो, हथियार हो, ताकि लोगों के फ्रीडम को कर्टेल कर सके, ताकि नेशनल सेफ्टी, नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक सेफ्टी इंश्योर हो सके कंट्री में। तो ये इसकी वजह से यहां पे आपको देखने को ये मिलता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब डिटेंशन में भी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड है? तो डेफिनेटली कुछ सेफ गार्ड्स दिए गए हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी आपके पास सेफ गार्ड्स हैं। पहला सेफ गार्ड की एक तो लॉ होना ही चाहिए, यानी लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट्री लॉ से बैकअप होना चाहिए। पार्लियामेंट्री लॉ है और उस लॉ को एग्जीक्यूट करके ही एग्जीक्यूटिव किसी व्यक्ति को डिटेन करेगा। जैसे नेशनल सिक्योरिटीज एक्ट के तहत सोनम वांगचुक को डिटेन किया गया, तो लॉ होना चाहिए। फिर उसके बाद मैक्सिमम डिटेंशन पीरियड की बात की गई है। जो फर्स्ट जो आप देखिए कि मैक्सिमम डिटेंशन पीरियड कैन बी 3 मंथ्स। एक बार में अगर आप डिटेन कर रहे हैं तो 3 मंथ्स का ही डिटेंशन होगा। क्या 3 मंथ से बियॉन्ड भी डिटेन कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 3 मंथ से बियॉन्ड डिटेंशन करना चाहते हैं तो एक एडवाइजरी बोर्ड का आपको गठन करना पड़ेगा। एडवाइजरी बोर्ड का गठन कौन करेगा? तो एग्जीक्यूटिव करेगा। उसमें मेंबर्स कौन होंगे? तो जुडिशियल मेंबर्स होते हैं। और कहाँ के मेंबर्स होते हैं? तो जज ऑफ हाई कोर्ट, जज ऑफ हाई कोर्ट और पर्सन एलिजिबल टू बी जज ऑफ हाई कोर्ट, जज ऑफ हाई कोर्ट। जो व्यक्ति एलिजिबल है कि हाई कोर्ट में वो जज बन जाए, वैसे व्यक्ति का एक एडवाइजरी बोर्ड होगा और वो जब सलाह देगा कि इसको फर्दर डिटेन करना चाहिए, तभी फिर फर्दर आप 3 मंथ्स के लिए डिटेन कर सकते हैं। बियॉन्ड 3 मंथ्स का भी एडवाइजरी बोर्ड से आपको एडवाइस लेना पड़ेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है कि इस एडवाइजरी बोर्ड का गठन भी कौन करता है? तो एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव के पास बहुत पावर है, तो या तो जज को करे या फिर पर्सन एलिजिबल टू बी जज ऑफ द हाई कोर्ट, जो अर्हता रखता है, जो क्वालिफिकेशन रखता है जज होने के लिए हाई कोर्ट की, उसको हम लोग मेंबर बनाते हैं। रीजंस फॉर डिटेंशन, इसमें जो है अथॉरिटीज मस्ट कम्युनिकेट क्लियर रीजंस कि क्यों आपको हमने डिटेन किया है। हालांकि ये भी सेफ गार्ड जो है, इसमें जो सेफ गार्ड है वो थोड़े से स्ट्रिक्ट सेफ गार्ड नहीं है। इसमें भी पब्लिक इंटरेस्ट का बहाना देके, इट इज नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट टू डिस्क्लोज द रीजन फॉर डिटेंशन, एग्जीक्यूटिव आपको डिनाई कर सकती है रीजन बताने से। तो यहां भी एग्जीक्यूटिव के पास एक टूल है, हथियार है, जहां पे जो आपको रीजन जो कम्युनिकेट करना है वो भी आपको रीजन कम्युनिकेट नहीं करेगी इफ दे आर सेइंग द रीजन दैट इट इज नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट। एक बहुत ही वेग और वाइड टर्म है, बहुत वाइड पावर दिया गया है जिसमें आपको कम्युनिकेट भी नहीं करेगा, विच इज योर फंडामेंटल राइट। राइट टू रिप्रेजेंटेशन, यानी जो डिटेन्ड पर्सन है उसको अपील करने का अधिकार देना पड़ेगा। तो अपील कैसे करेगा? अपील करने के लिए उसके पास डेटा होना चाहिए। डेटा कौन प्रोवाइड करेगा? एग्जीक्यूटिव। अगेन एग्जीक्यूटिव उसको क्या प्रोवाइड करेगा? डेटा, इंफॉर्मेशन कि व्हाई यू हैव बीन डिटेन्ड। तो राइट टू रिप्रेजेंटेशन, वो अपना जितना जल्दी हो सके वो अपना रिप्रेजेंटेशन देगा, वो अपने आप को अपील करेगा आपके अगेंस्ट द डिटेंशन। वो अपील करना चाहे, वकील रखना चाहे, सब कुछ उसको अलाउड है। ये सारी चीजें हैं, सेफ गार्ड हैं, उसको लीगल एड, रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज उसको मिलेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है।
प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन के बीच में डिफरेंस क्या है, इसको हम लोग एक बार समराइज कर लेते हैं। प्यूनिटिव डिटेंशन में आप देखिए कि टू पनिश फॉर अ पास्ट ऑफेंस, आपने ऑलरेडी क्राइम कर दिया है और उसके लिए आपको सजा दी जा रही है, ये है आपका प्यूनिटिव। और प्रिवेंटिव, प्रिकॉशन के तौर पे, टू प्रिवेंट अ फ्यूचर ऑफेंस, अपराध हुआ नहीं है, अपराध होने की संभावना है और उस आधार पे आप किसी व्यक्ति को डिटेन कर लिए हो कि अगर इसको फ्री छोड़ेंगे तो सोसाइटी में हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो जाए। जैसे आप एक एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि जब 370 को हटाया गया था जम्मू कश्मीर से, तो वहाँ के जितने भी लीडर्स हैं सबको हाउस अरेस्ट में रखा गया था, उनके फ्रीडम को कर्टेल कर दिया गया था। तो वो भी एक तरह से डिटेंशन ही है कि आप एक चार दीवारी के अंदर ही रहेंगे, आपके सारे कम्युनिकेशन को ट्रैक किया जाएगा, किससे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं ये भी सरकार तय करेगी। पूरी तरह से आपके लिबर्टी को कर्टेल कर दिया गया। मैजिस्ट्रेट के ऑप्शन में देखिए कि मस्ट सी अ मैजिस्ट्रेट इन 24 आवर्स, यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसमें आपका ट्रायल के बिना विदाउट ट्रायल आपको डिटेन किया जा सकता है, कोई ट्रायल नहीं होगा मैजिस्ट्रेट के पास नहीं, यानी सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेशन है। आप कह सकते हैं कि अगर आपके पास जुडिशियरी डिसाइड करेगी कि आपको अरेस्ट करना है नहीं, तभी सेपरेशन ऑफ पावर का रिस्पेक्ट हुआ। तो यहाँ पे एक जो इसका क्रिटिसिज्म है कि इट इज अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल, जो आर्टिकल 50 कहता है कि सेपरेशन बिटवीन जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव। इसमें लीगल काउंसिल, इमीडिएट राइट टू अ लॉयर, आप लॉयर से अपने आप को डिफेंड कर सकते हो। यहाँ पे लिमिटेड राइट टू रिप्रेजेंटेशन है, जैसे मैंने बोला कि अगर सरकार आपको एग्जीक्यूटिव आपको इंफॉर्मेशन देगी तभी तो आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो ढंग से, अदरवाइज रीजन ही नहीं बताएगी तो आप किस चीज को के खिलाफ आप डिफेंड करोगे, क्या आर्ग्यूमेंट करोगे। यहाँ पे ट्रायल कोर्ट के द्वारा ड्यूरेशन स्टेब्लिश होता है कि आपको कितने दिन तक जेल में रखा जाएगा, 2 साल रखा जाएगा, 3 साल रखा जाएगा, आजीवन रखा जाएगा, ये आपका, या डेथ सेंटेंस दिया जाएगा, ये सब ट्रायल कोर्ट डिसाइड करती है। यहाँ पे कौन डिसाइड करता है, इनिशियली अप टू 3 मंथ्स कौन डिसाइड करता है, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव डिसाइड करता है कि आपको 10 दिन के लिए डिटेन करना है, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, बियॉन्ड 3 मंथ्स तो एडवाइजरी बोर्ड्स। ट्रायल कोर्ट के द्वारा ये नहीं होता है। तो ये आपका डिफरेंस है दोनों के बीच में, प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब जो मैं सवाल की बात कर रहा था, ये आपके सामने सवाल है, ये प्रीलिम्स का सवाल है। इस सवाल को एक बार देखिए। विथ रेफरेंस टू द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, the right to be produced before a magistrate within 24 hours of arrest is available to all persons including enemy aliens। यहां मैंने 22(3) में आप देखिए, इसमें एक्सेप्शन था कि एनिमी एलियन को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो जो चॉइसेस हैं उसमें जहां भी 1 दिया है उसको आप काट दीजिए, एलिमिनेशन मेथड जिसको बोलते हैं, यानी ए और डी तो आंसर नहीं हो सकता है, ओनली बी एंड सी कैन बी द आंसर। 50% प्रोबेबिलिटी है बी और सी में से कोई एक आंसर होगा। द 44th Constitutional Amendment Act of 1978 reduced the period of preventive detention without an advisory board's opinion from 3 to 2 months। 3 to 2 months, ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, हमने ये नहीं देखा। 44th अमेंडमेंट से ये जो 3 मंथ का जो टाइम था इसको रिड्यूस करके 2 मंथ कर दिया गया। लेकिन आयरनी देखिए, उसके बाद की जो सरकार आई या उसी सरकार ने कभी नोटिफिकेशन इसको जारी नहीं किया, इसको एग्जीक्यूट नहीं किया, इसको इंप्लीमेंट नहीं किया। भले ही अमेंडमेंट के द्वारा चेंज कर दिया गया, लेकिन एग्जीक्यूटिव को नोटिफाई करना पड़ता है, जो आज तक नोटिफाई नहीं हुआ। तो आयरनी है कि एग्जीक्यूटिव अपने हाथ में ये पावर रखना चाहती है 3 मंथ्स वाली, उसको 2 मंथ भी रिड्यूस करके नहीं रखना चाहती। ये अपने आप में एक थोड़ा सा ऑब्जेक्शनेबल है। तो ये हालांकि स्टेटमेंट सही है कि 3 मंथ से 2 मंथ्स तक रिड्यूस किया गया था, तो आपका ये स्टेटमेंट सही है। बोथ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन कंकरेंटली मेक लॉज फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर रीजंस कनेक्टेड विद द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। लॉ एंड ऑर्डर इज अ लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, और प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है कंकरेंट लिस्ट में है। तो जब कंकरेंट लिस्ट में है, यानी ये भी एक आपको इंफॉर्मेशन मिला। ऐसे ही हम लोग बोलते हैं कि पीवाईक्यू से हम लर्न करते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन इज अ कंकरेंट सब्जेक्ट, यानी स्टेट और लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट दोनों इसके ऊपर लॉ बनाने के लिए बिल्कुल अलाउड है। 7th शेड्यूल में जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन है, तो कंकरेंटली मेक लॉज, तो ये भी आपका सही है, यानी 2 and 3 स्टेटमेंट इज योर राइट। तो इस पीवाईक्यू से हमने क्या सीखा कि 44th अमेंडमेंट से 3 मंथ से 2 मंथ किया गया था, लेकिन इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। तीसरा जो है, ये कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, यानी
पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों बना सकते हैं। जैसे उसी तरह से महाराष्ट्र एमकोका, महाराष्ट्र के अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है। उसी तरह से गुजरात का जी कोका करके है, गुजरात का प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है। तो स्टेट्स ने भी बनाया है और सेंटर ने भी बनाया है। टाडा, पोटा, एनएसए, यूएपीए, मिसा, ये सारे स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बनाए थे। तो दोनों बना सकते हैं। अब देखते हैं कि मेंस में किस तरह का सवाल पूछा गया था। Article 22 of the Indian Constitution provides safeguards against arbitrary arrest and detention, but its effective implementation faces various challenges. Examine. इसको आंसर को आप कैसे लिखेंगे? तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन में आप प्रिवेंटिव डिटेंशन और प्यूनिटिव डिटेंशन के बीच में डिफरेंशिएट कर दीजिए, दोनों को डिफाइन कर दीजिए। इसमें जो सेफ गार्ड जो मेंशन है उसके बारे में बता दीजिए कि 24 आवर का रूल है, राइट टू लीगल काउंसिल है, कम्युनिकेशन ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट डिटेंशन आपको बताना है, ये भी आपके राइट हैं, राइट टू डिफेंड योरसेल्फ, राइट टू अपील, ये सारे आपके अधिकार हैं। लेकिन जो डार्क साइड है, जो चैलेंजेस हैं कि इंडिया इज वन ऑफ द फ्यू डेमोक्रेसी विद प्रिवेंटिव डिटेंशन इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। कॉलोनियल लेगेसी है ये, जिसको हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं आजाद देश में, विच इज इटसेल्फ इज एन आयरनी। इश्यूज क्या क्या हैं? तो मैंने आपको बताया कि जो लीगल रिप्रेजेंटेशन टू प्रिवेंट डिटेनी जो है, ये भी कई बार पब्लिक इंटरेस्ट क्लॉज देके एग्जीक्यूटिव उसको अलाउ नहीं करते हैं, उसको इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, उसको ग्राउंड्स नहीं बताते हैं कि किस किस बात पे आपको हम डिटेन किए हैं। 3 मंथ्स के बियॉन्ड भी जाना है तो एग्जीक्यूटिव ही डिसाइड करती है कि एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर कौन कौन होंगे। तो अगर एग्जीक्यूटिव चाहे तो एडवाइजरी बोर्ड को भी इन्फ्लुएंस कर सकती है, वो भी एक इंडिपेंडेंट डिसीजन है, वो क्वेश्चनेबल हो सकता है। यानी एग्जीक्यूटिव के पास ये एक आर्बिट्ररी पावर है। फिर जो लैक ऑफ एग्जीक्यूटिव इंटरेस्ट जो है 44th अमेंडमेंट में जो 2 मंथ किया गया था, वो भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। ये भी आप बता सकते हैं कि नॉन इंप्लीमेंटेशन ऑफ 44th अमेंडमेंट। जुडिशियरी का भी रोल थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि बिल्कुल एक जैसा नहीं है। AK गोपालन केस में आप देखेंगे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ को उसने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है ये। तो सरकार के पास ये पावर है कि आर्टिकल 22 के अंतर्गत प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ बना के किसी व्यक्ति को आप डिटेन कर सकते हो। AK गोपालन वाले केस में ये मामला हुआ था। रिसेंट जो 2024 में जो आपके सावुकू शंकर जो हैं, तमिलनाडु के यूट्यूबर हैं, उनके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का जो कमेंट्री है कि कैजुअल यूज ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन पॉलिटिकल इंटरेस्ट के साथ यूज किया जाता है। कई बार इसको पॉलिटिकल टूल के रूप में यूज किया जाता है, इस डिटेंशन वाले पावर को, ताकि पॉलिटिकल वेपन की तरह आप इस्तेमाल करें। पॉलिटिसाइजेशन है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का इस्तेमाल जो होना चाहिए बहुत रेयर होना चाहिए, रेयरेस्ट मामले में होना चाहिए। आर्टिकल 21 का रिस्पेक्ट होना चाहिए। लिबर्टी इज आवर फंडामेंटल राइट, नेचुरल राइट, इनएलिएनेबल राइट है। बहुत ही वर्स्ट सर्कमस्टांसेस में, इमरजेंसी सिचुएशन में ही इसका इस्तेमाल होना चाहिए। ये करके आप इसको कंक्लूड करेंगे। अल्टीमेटली लिबर्टी शुड बी अपहोल्ड। ये आपका मेंस का क्वेश्चन है। अगला जो वीडियो होगा आपका इसी से रिलेटेड है, तो नेक्स्ट क्लास आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला जजमेंट जो है उसकी समरी को हम लोग देखेंगे। इसमें आप प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ जो था, मिसा एक्ट का दुरुपयोग ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, इसको हम लोग देखेंगे। थैंक यू। आप लोग हमारे चैनल से जुड़ें और हमारे वीडियोस को देखें, ताकि हम प्रोत्साहित होते रहें, लगातार इस तरह के वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते रहें। थैंक यू। गुड नाइट।